अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तंज़ीहों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज मैंने दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है जो आज का रनडाउन है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है कि इस वक्त जो इजलास होना है आज असम्बली के अंदर, और जिस तरह से कानून के अंदर अमेंडमेंट होनी है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो पीटीआई के हक में और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला और जो अक्सरियती जो उनके लोग थे वो जो फैसला किया था, वो जो पिछले काफ़ी अरसे से हम आपको बताते आ रहे थे कि पीटीआई ने तो इंसाफ मांगा ही नहीं था, लेकिन उनको इंसाफ भर भर के झोलियाँ जो है वो दिया गया, बांटा गया। उसके बाद अब हुकूमत जो अमेंडमेंट करना चाहती थी कानून के अंदर कि जजेस की उम्र कितनी होनी चाहिए और चीफ जस्टिस की उम्र का तयन क्या होगा, उस हवाले से पीटीआई किस तरह से उसको रोकने की कोशिश करती रही। मौलाना फजलुर रहमान बीच में कैसे दीवार बन गए, फाइनली मौलाना फजलुर रहमान क्या फैसला करने वाले हैं, और ये सारा जो एक मामला है इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ाम धरा गया, इलेक्शन कमीशन क्या दबाव में आ गया है या इलेक्शन कमीशन आगे मुंह तोड़ क्या जवाब देने जा रहा है, आया सुप्रीम कोर्ट जीतेगी या पार्लियामेंट जीतेगी, इसके बारे में अंदर की सारी खबरें आज की वीडियो में आपको दूंगी। अंदर की बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी और साथ ही आपको मैंने ये भी बताना है कि जो इमरान खान है उनकी जेल में इतनी ज़्यादा तबीयत नासाज हुई है कि बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर पहुंची है। ये क्या मामला है, किस बात पे उनकी तबीयत ख़राब हुई है, क्या मामलात हैं, कौन सी धमकियाँ वो दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी, इसलिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, इस वक्त जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसके बारे से आपको बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो रद्द-ए-अमल आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं आपके सामने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल जो है वो रखने जा रही हूँ। तो पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का पूरा मामला है अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो ज़ेरे गौर है, ये कहा है जी इलेक्शन कमीशन ने। इसके अलावा उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर फैसले की वजाहत जो है उसकी दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो है वो फाइनली सामने आया है, हतमी मौक़िफ़। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो केस का फैसला जारी किया है उसमें जो अक्सरियती फैसला देने वाले जो 8 जजेस थे उनकी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन की जो मुतफर्रिक दरख्वास्त के फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए जो वजाहत उन्होंने जारी की है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने यह कहा है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे गौर है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कोई भी हतमी फैसला अभी तक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन जो है उनके ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। पीटीआई ने बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। ज़राए ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी किस्म की ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ किसी भी धमकी को कबूल नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक खुला जवाब दे दिया है कि हम किसी किस्म की भी कोई धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा ये कि किसी भी ताख़ीरी हरबे में हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और तीसरा जो पॉइंट बहुत अहम है उसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आप एक आईनी इदारा हैं तो हम भी एक आईनी इदारा हैं। यानी कि इसको अगर आप पंजाबी में सीधी बात करें तो वो मरासी वाली मिसाल आपको याद आती है जो कहता था कि मैं फिर ना ही समझा, तो ये ना ही समझने वाली बात है। दूसरी तरफ आपको पता ही है कि मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, बिलावल से हुई, स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियोज़ नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी भी वहाँ पर मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद हुकूमती वफ्द को जो है वो अलविदा कहा। उससे पहले जो है वो ये कहा जा रहा था कि ये खबर आपको मैंने बताई भी थी और बहुत सारी जगहों पर ये डिस्कस भी हुई कि मौलाना फजलुर रहमान का कराची का दौरा था, उन्होंने अपनी टिकट जो है वो एकदम जब कैंसिल कराई तो बहुत सारे लोग समझ गए थे कि इसके पीछे की रीज़न क्या है। इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर उमर अयूब जो है वो नज़र आ रहे हैं। मौलाना साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इस पर सैयद अदनान बादशाह ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीटीआई वालों को गेट से ही रुखसत कर दिया, ये कहकर कि मौलाना फजलुर रहमान सो रहे हैं। मौलाना के पास गए थे पाँव पकड़ने के लिए, मगर जलील होकर वापस आए। तरमीम भी होगी और भोंडों समेत सारे इंतशारी टोले के मुंह पर कालक भी मली जाएगी, ये कह रहे हैं जी सैयद अदनान बादशाह। और आप ज़रा सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं उमर अयूब साहब।
आराम से देंगे। उमर साहब खुशखबरी है, आप लोगों को कामयाबी हुई है। अभी सोने का टाइम है भाईजान, अभी सोने का टाइम है। ये तो 12 बज गए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मुलाकात की अंदरूनी कहानी है, ज़रा मैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। मौलाना फजलुर रहमान आइनी तरमीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान जो फैसला कुन दीवार हैं वो बेसिकली खुद बन गए, यानी सबको फिर मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत पड़ गई। अब पीटीआई वाले जो हैं वो दोबारा से मौलाना साहब को गालियाँ दे रहे हैं। बहुत सारे अकाउंट्स पे मैंने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि मौलाना ने अपना रेट लगवा लिया, ये वो। और ये वही लोग हैं जो मौलाना फजलुर रहमान को पहले मौलाना डीजल कहकर बुलाया करते थे। अब जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं यानी मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने आइनी तरमीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान फैसला कुन किरदार बनने का फैसला किया। पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत लाजमी होगी और हुकूमती वफ़द जो है उसमें आज़म नज़ीर तारड़ की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए ये लोग जो वफ़द है वो वहाँ पर पहुँचा। मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी तरमीम के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान को ब्रीफिंग दी और मौलाना की तजावीज़ पर मौलाना ने इस पर गौर किया। अब मुलाकात के बाद आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म इन तीनों से मुलाकात के लिए जो है वो पहुँचे और मौलाना से जो है वो बातचीत की तफसीलात भी उन्होंने बताई। अब वज़ीर कानून ने मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पे ब्रीफिंग भी दी और हुकूमती वफ़द जब वापस गया तो पीटीआई का वफ़द जो है वो सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से मुलाकात के लिए पहुंचा। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में आइनी तरमीम का मुजव्वज़ा पैकेज जो है वो आज के दिन में पेश किया जाना है और ज़राए के मुताबिक यानी जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे पेश किया जा चुका होगा या पेश किया जाना है। अगर ये व्लॉग आप सुबह के टाइम देख रहे हैं 7 बजे, क्योंकि मैं ये वीडियो ऑलरेडी रात के टाइम रिकॉर्ड करके, क्योंकि ऑब्वियसली एडिट भी करना होता है, बहुत सारा काम होता है, तो फिर मेरी टीम कहती है कि आप हमें पहले काम करके भेजा करें। अब आपको बता दूं कि ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम के ज़रिए आइनी अदालत कायम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। ये क्या क्या कुछ होने जा रहा है ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ, ठीक है। कौमी असम्बली का जो इजलास है वो दिन 11:30 बजे और सेनेट का इजलास जो है वो शाम को 4 बजे तलब किया जाएगा। जबकि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास से पहले काबीना का इजलास जो है वो भी तलब कर लिया हुआ है और आइनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी भी दे दी जाएगी। अब इसको रोकने की जितनी भी कोशिश कर लें अब ये बेसूद है। अदलिया के मुताबिक आइनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 65 साल से बढ़ाकर 68 साल जो है वो करने की और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जज की तकर्री के तरीका कार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ जो है वो आइनी तरमीम का हिस्सा होगी। इसके ऊपर शहबाज शरीफ जो हैं उनका एक बड़ा ही अहम बयान आया है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहती है कि सबसे सुप्रीम इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उनका फैसला जो है वो माना जाएगा। जबकि आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत बार कह चुके हैं कि पार्लिमान यानी पार्लियामेंट जो है वो सबसे सुप्रीम है। अब इसके ऊपर तायीद करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लिमान सुप्रीम इदारा है, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा जो सुप्रीम इदारा है वो है पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि मामलात को सिर्फ पार्लियामान के ज़रिए ही हल किया जाना चाहिए, यानी कि साफ तौर पे शहबाज शरीफ ने भी जवाब दे दिया। अब आपको ये भी बता दूं कि ये जो आर्टिकल 63A इसके अंदर जो इन्होंने अमेंडमेंट करनी है उसकी तरमीम के लिए जिन पार्टीज़ ने हिमायत का यकीन दिलाया है उसमें ANP भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है और JUI भी शामिल है, यानी मौलाना फजलुर रहमान भी इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो गए हैं। इसीलिए PTI वाले जो हैं उनको इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो रेट लगवा लिया है अपना। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि इस पर बैरिस्टर अकील का रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती, हमारे नंबर पूरे हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि हुकूमत इस वक्त डटी हुई है। हुकूमत ये कह रही है कि साढ़े वालू चिट्टा जवाब है। हुकूमत जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट को कि आप सुप्रीम इदारा नहीं है बल्कि सुप्रीम इदारा जो है वो पार्लियामेंट है और हमारे ज़रिए ही फैसले जो हैं वो होंगे। अब देखना ये है कि वो जो 8 जजेस जिन्होंने ये अक्सरियती फैसला दिया था उसके बाद अब उनकी हालत क्या होती है, वो आगे क्या अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, क्योंकि अपना जो वजाहती पैगाम है या अपना जो वजाहती उनका जो फाइनल जजमेंट है वो आने से पहले जो उन्होंने अपना वजाहती पैगाम
पैगाम दिया है उसके अकॉर्डिंगली जितना इसके ऊपर रद्द अमल आया है वो तो आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं कि इम्कानात क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह पहले काबीना का इजलास जो है मुबैना तौर पे होगा। ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ क्या क्या होगा। इसके बाद अगर ये मेरी बात पूरी हो गई तो फिर आपने याद रखनी है, मैंने आपसे शाबाश लेनी है। तो उम्मीद ये है कि आज सुबह जो है वो पहले काबीना का इजलास होगा, फिर 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा, फिर सुबह पार्लियामेंट से आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करवा ली जाएंगी। उसके बाद फिर शाम को सेनेट का इजलास बुला के वहाँ से भी तरमीम को मंजूर करवा लिया जाएगा। फिर उसी रात जो है सदर जो है वो साइन करके कल ही इसको जो है वो तरमीम का हिस्सा बना देंगे, कानून का हिस्सा बना देंगे। और उसके बाद आपको बता दूं कि इसके बाद जो है वो फौरी तौर पे नोटिफिकेशन भी कल के दिन में उम्मीद है कि जारी हो जाएगा और फिर कानून के ऊपर जो है वो अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। यानी इसके बाद फिर जो 8 जजेस हैं उनको सोचना चाहिए कि जो मुहाजरा इस वक्त चल रही है हमारे इदारों के दरमियान, अदलिया के दरमियान, स्टैब्लिशमेंट के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, ये मामला जो है ये किस तरफ को जाएगा। अब यहाँ पर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रही हूँ। इसके बारे में सैयद कामरान नकवी ने ट्वीट भी किया है और मैं आपको क्योंकि साथ साथ रेफरेंसेस भी देती हूँ ताकि आप ये ना कहें, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स क्या करते हैं खबरें खुद से बना लेते हैं, इसलिए मैं साथ में रेफरेंसेस आपको देती चली जाती हूँ ताकि कड़ी से कड़ी मिलाने में आपको बड़ी आसानी हो जाए। इमरान खान को जब से ये पता चला है कि कानून के अंदर ये तरमीम होने जा रही हैं, अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, ये सब चीज़ें होने जा रही हैं, तो वो बहुत शदीद गुस्से में है। और आपको याद होगा कि ठीक एक दिन पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अडयाला जेल जब 4 रुकनी जो है तहकीकाती टीम गई थी उनके पास, जब बगावत का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है, तो इमरान खान ने उनके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया और इमरान खान ने उनके सामने आने से भी इनकार कर दिया और उसके बाद वो जो तहकीकाती टीम है वो वापस लौट गई। ठीक पिछले साल भी इमरान खान ने तहकीकाती टीम के साथ यही कुछ किया था और उनको धमकियां भी दी थी कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैंने तुम लोगों की शक्लें याद कर लिया, तुम लोग देखना कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा। अब जब इमरान खान को इस अमेंडमेंट के बारे में पता चला है तो इमरान खान का जो चेहरा है वो बताने वाले बताते हैं कि जेल के अंदर इतना लाल सुर्ख हो गया और वो गुस्से में इतना ज़्यादा बोले हैं, उनका रद्द अमल भी आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम इसके ऊपर रेजिस्ट नहीं करेंगे या इसको बड़ी आसानी के साथ हम मंजूर होने देंगे, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, ये धमकी सिर्फ इमरान खान ने नहीं दी, बल्कि ये धमकी जो है ये नईम पंजोथा ने भी दी। नईम पंजोथा ने क्या धमकी दी वो तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, मगर इसका रिएक्शन खान साहब के ऊपर क्या हुआ। रिएक्शन ये हुआ कि अचानक उनकी तबीयत जो है वो जेल के अंदर काफ़ी ख़राब हो गई और वहाँ पर बाकायदा तौर पे डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया, क्योंकि खान साहब आराम से और सुकून से नहीं बैठ रहे। क्योंकि खान साहब जो समझ रहे थे ना कि मैं इसी महीने में छूट जाऊँगा, उल्टा खान साहब को पता चला कि मैं तो लंबा अंदर चला गया। खान साहब को जो इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, जो राब्ते करवाए जा रहे थे, किसके साथ, अली अमीन गंडापुर करवा रहे थे राब्ते जनरल फैज़ के साथ, और फिर वो फ़ोन भी पकड़ा गया जिसके ज़रिए से उनके राब्ते हो रहे थे। तो अब खान साहब का हर जो छक्का है ना, जो बाउंड्री से पार पहले जाया करता था, वो वापस लौट कर उन्हीं के सर पे आके लग रहा है, जिसकी वजह से उनका गुस्सा इतना शदीद हो गया कि उनको अस्पताल ले जाने तक की नौबत आ गई। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जो है वो बुला ली गई। अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सुनने के बाद तो आप अपने पेट पे हाथ रख रख के हंसेंगे। ये इस वक्त आपके पास डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जो हमारे सदर रह चुके हैं, वो सदर जो लोगों को टूथब्रश करने के तरीके बताते थे, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को देखने के बाद आप अपना सर पकड़ के जो है ना बैठ जाएंगे और कहेंगे कि या अल्लाह पाक, हमने किस किस तरह के लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत रखा। ये कौन कौन से लोग थे जो इस काबिल भी नहीं थे कि जो उर्दू तक लिखना नहीं जानते। पिछले दिनों इन्होंने मरियम नवाज़ का इतना मजाक बनाया कि मरियम नवाज़ ने 77वीं को कैसे लिखा, हालांकि उन्होंने 77 लिख के आगे 77वीं बिल्कुल सही लिखा, मगर इन्होंने उस बात का इशू बनाया। और अब आप अंदाज़ा करें कि डॉक्टर आरिफ अलवी की इस ट्वीट को कि वजाहती को उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है। क्या वजाहत इस तरह से लिखते हैं? बदफेलियों को उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है? तवील को तोए से लिखा जाता है, उन्होंने ते से लिख दिया हुआ है। गलीज को जोए से लिखा जाता है, उन्होंने गलीज देखें एंड पे जो जे के साथ लिखा हुआ है। फिर इन्होंने कुएं को किस तरह लिखते हैं, किस तरह लिखा हुआ है, और फिर दोबारा कुएं को किस तरह लिखा हुआ है, कुआं। उसके बाद इन्होंने जो इसमें उर्दू की शक्ल को बिगाड़ा है, उसके बाद यकीन करें कि दिल चाहता है कि इन्हीं आरिफ अलवी साहब को उसी कुएं के अंदर फेंक दें। यानी इस तरह के लोग जो अनपढ़, जाहिल, गंवार, वो हमारे ऊपर बैठकर हमारे मुल्क की क्या कहते हैं, सरपरस्ती करते रहे या सरबराही करते रहे, क्या करते रहे, खुदा की कसम ये आपके सामने है। बात यह है कि पीटीआई वालों के हाथ अगर ऐसी कोई चीज़ लगती ना, तो अभी तक आत्मा रोल कर 7वें आसमान से परे भी उन्होंने ना इस चीज़ को ट्रेंड बना देना था।
یہاں پر بیچارے یہ نون لیگ کے لوگ تو سوشل میڈیا پر ویسے ہی ایکٹیو نہیں ہیں، باقی جماعتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر کیسے جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے ان لوگوں کا، اور ہم جیسے لوگ ہیں جو آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل خبر ہے کیا۔ اور جو دھمکی دی ہے نا خان صاحب نے کہ ہم اس کو منظور ہونے نہیں دیں گے، اور اس کا جو میں نے ذکر کیا کہ نعیم بنجوتھا نے بھی اس طرح کی دھمکی دی ہے، یہ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں محترم کسی کے باپ کو بھی گورنر راج نہیں لگانے دیں گے خیبر پختونخوا کے اندر۔ اب اس کا جواب میں دیتی ہوں 5 لائنوں میں بڑا آسان سے، کہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کی حکومت نہیں گرا سکتا، پھر کیا ہوا؟ پھر کہتے تھے کسی کا باپ بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتا، پھر کیا ہوا؟ پھر کہتے تھے کسی کا باپ بھی عمران خان کو نااہل نہیں کر سکتا، پھر کیا ہوا؟ پھر کہتے تھے کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہیں لے سکتا، پھر کیا ہوا؟ پھر کہتے تھے کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ نہیں کر سکتا، پھر کیا ہوا؟ اور کہتے تھے کسی کا باپ بھی عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتا، پھر کیا ہوا؟ اسی کے ساتھ آج کے ویڈیو سے چاہتی ہوں آپ سے اجازت، اور مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔